एमडीकेट केमिस्ट्री में ये हमारे पास चैप्टर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसके एमसीक्यूज हैं पास पेपर के, जो एक सीरीज हम चला रहे हैं पास पेपर के एमसीक्यूज की, उसमें ये चैप्टर हमारा रिमेनिंग है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो चैप्टर 2 होता है एमडीकेट केमिस्ट्री में, तो उसके जो है वो पास पेपर के जो एमसीक्यूज है, जैसे कि आप जानते हैं डिफरेंट प्रोविंसेस के, वो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो काफ़ी फायदेमंद है, इसलिए सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। आगे चूँकि स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो पास पेपर के एमसीक्यूज को लाजमी प्रैक्टिस करें, उनको पता लग जाए कि एमडीकेट में किस तरह के क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर। तो ये चैप्टर 2 के एमसीक्यूज हैं। ये रीडिंग तो हमने कर ली, लेक्चर वगैरह तो हमारे पास है इसका। तो बस ये एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी, एक रिवीजन भी हमारी हो जाएगी कोर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारा जो एमडीकेट डिले हो गया है तो उसमें अब हम इसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि विच क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। कौन सा ऐसा क्वांटम नंबर है जो ओरिएंटेशन बताता है हमें ऑर्बिटल्स की, मतलब इसके एक्सेस के बारे में बताता है। 4 तरह के क्वांटम नंबर बताएं। सी ऑप्शन एजिमुथल क्वांटम नंबर। फिर देखिए सिंपल, हमारे पास 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं, प्रिंसिपल, एजिमुथल, स्पिन और मैग्नेटिक। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है? साइज ऑफ ऑर्बिट बताता है, ऑर्बिट का क्या साइज है ये बताता है। जबकि जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है वो शेप बताता है ऑर्बिटल का। स्पिन क्वांटम नंबर तो सिंपल से बात है, वो स्पिन बताता है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो क्या बताता है? ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि ऑर्बिटल किस ओरिएंटेशन में मौजूद है, तो कौन से एक्सिस में मौजूद है। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा हमारे पास, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्योंकि एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में आइडिया देता है कि वो किस शेप का है। ठीक है, तो क्वांटम नंबर का टॉपिक तो है हमारा इसमें सिलेबस में, ये डी ऑप्शन होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। वैसे सीक्वेंस के लास्ट से तो थर्ड सी आपके ध्यान में शायद आ रहा होगा, सीक्वेंस के लास्ट ये थर्ड होता है, लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन है, क्योंकि सीक्वेंस में थर्ड में एजिमुथल आ गया। तो इस चीज को देखना है कि आप सेट सीक्वेंस की वजह आप ऑप्शंस को देखें कि वो क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ 4s 4p एंड 3d ऑर्बिटल्स आर इन द ऑर्डर डैश। क्या होगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन लगा लेते हैं, फिर देख लेते हैं। ये n+l रूल के जरिए हमें पता लगता है। इसकी n वैल्यू 4 है और l वैल्यू इसकी 0 है। इसकी n वैल्यू 4 है, l वैल्यू 1 है। इसकी n वैल्यू 3 है, l वैल्यू भी हमारे पास 2 है। तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। इसका मतलब सबसे कम एनर्जी हमारे पास 4s की है। 4s के बाद फिर इसकी एनर्जी कम हमारे पास किससे है? 3d से। ठीक है, और 3d के इसकी एनर्जी कम किससे है? 4p से। 4s 3d 4p, सी ऑप्शन गुड। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 48 है विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर small n the shape of the orbitals remain same although their size dash। कहते हैं अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जब इंक्रीज होती है n की वैल्यू, तो शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स रिमेन सेम बट ऑल्दो देयर साइज डैश। तो ऐसी बात है जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी स्मॉल n की वैल्यू, तो ऑर्बिटल का साइज भी इंक्रीज होगा। उसके साथ हो चुके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें साइज ऑफ ऑर्बिट को बताता है, उसके क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। सी ऑप्शन, क्योंकि जब n की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगा ऑर्बिटल का। ठीक है, ऐसे ही, क्योंकि वो शेल्स दूर से दूर जाएंगे हमारे पास, तो ऑर्बिटल का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इसलिए 1s से बड़ा 2s ऑर्बिटल होता है, 2s से बड़ा 3s होता है। पता नहीं बात आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोराइड आयन इज डैश। क्लोराइड आयन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे? देखो Cl में क्या होता है, वैसे तो Cl की अगर हम बात करें इसकी लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जब क्लोराइड आयन की बात की जाती है तो उसमें क्या होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, नेगेटिव चार्ज कैरी हो गया। तो क्लोराइड आयन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये सारे समझ में आ गए तो मसला। तो ये सब पढ़ी हुई चीजें हैं, बहुत बेसिक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज काफी आसान आते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नहीं होती है, जस्ट आपको आंसर स्ट्रिक आउट करना पड़ता है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स तो होते नहीं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन द गिवन सब्शन। ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ऑप्शंस चेंज करके आ रहा है, बात तो वही। अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर के लास्ट से किया जा रहा है ना। ठीक है,
तो कितने हैं? 5s है, 3d है, 3p है, 4s है। चलो मैं इसको इस तरह देख लेता हूँ, 5s है, 3d है, 3p है और 4s है। इसको आगे पीछे किया हुआ, तो 5s की n प्लस एल वैल्यू क्या होगी? 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो किस में चल रहा है हमारे पास? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है हमारे पास, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलाना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पहले 3d होगा, पहले सबसे पहले 3d होगा। 3d की ज्यादा किससे होगी भाई? 3d की ज्यादा होगी, बल्कि नहीं 5s की ज्यादा होगी 3d से, ठीक है। सबसे पहले 5s है, फिर 3d है। एन वैल्यू ज्यादा इसकी है, जिसकी एन वैल्यू ज्यादा होती है वो ज्यादा एनर्जेटिक होता है। उसके बाद होगा हमारे पास 4s, फिर 3p, 4s होगा फिर 3p होगी। अब इसको ऑप्शन देख लें, क्या है? सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप ऑप्शन नहीं देख सकते। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स गिवन इन द टेबल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट? इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जैसे यहाँ पर आपको जो है वो दिए जा रहे हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तादाद, ठीक है। अब ये टेबल वाला क्वेश्चन है, इसको देखना पड़ेगा क्या पूछ रहे इसमें। ओके, आर्सेनिक, प्रोटॉन नंबर 33 है। अच्छा, आइंस के बारे में पूछ रहे, कौन सा आइन किसका है, ठीक है। प्रोटॉन 33 है और इलेक्ट्रॉन 30 है। उसका कतई मतलब हो गया कि इस पर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन निकले इसके अंदर से, 33 और 30 वो है ना, तो उसके मतलब ऐसे आर्सेनिक +3 आएंगे हमारे पास। यहाँ देखिए 31 और 28 है, प्रोटॉन 31, इलेक्ट्रॉन 28 है। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास के 28, 29, 29, 30, 31। गैलियम में हमारे पास क्या है? +3 आइन है। यहाँ 20 और 20 है सब ना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों 20 है, मतलब कैल्शियम 0 चार्ज का मौजूद है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर्सेनिक +3 है, गैलियम +3 और कैल्शियम 0 चार्ज का। बात समझ में आ रही है? या न्यूट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है इस चीज से, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बातें समझ में आ जाएगी। तो मसला क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर 4 ऑर्बिटल्स sp d and f, व्हिच ऑर्डर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल? दोबारा से ये इंक्रीजिंग एनर्जी के लास्ट से कह रहे हैं। तो SPDF है ना, वैसे भी हमें पता है कि S की मतलब अगर हम इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल लें, S की काम है, फिर P, फिर D, फिर F, तो ये A ऑप्शन हो जाएगा। n+l रूल के लास्ट से भी ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज possessed by नियॉन 10? नियॉन 10 वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और किसकी होगी? मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, नियॉन के लास्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? Na+ में तो 10 होंगे, लेकिन Cl- में 18 होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बराबर होगी, सेम होगी। ए तो नहीं हो सकता। अब आते हैं बी ऑप्शन की तरफ, Na+, Mg+, ये भी नहीं हो सकता, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉनिक Mg+ में 11 होंगे। ये +1 है ना, वैसे 12 होते हैं, 1 से 11 हो जाएंगे। K+ Cl- K+ में भी 18 होते हैं, Cl- में भी 18 होता है, लेकिन ये नियॉन जैसा नहीं है, ये तो आर्गॉन जैसा हो गया। तो उसका मतलब जो ना हो, आंसर हमारा डी है। Na+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन, F- में भी 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसकी नियॉन जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ आ गई? तो मसला आसान है, सारी इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस विल बी डैश जिंक, इसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद किसमें होगी? 2016 में ये क्वेश्चन आया। न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी? तो न्यूट्रॉन को निकालने का तरीका हमने पढ़ा है, क्या है? A-Z है ना भाई, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला 66 - 30, 66 में 30 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 36 आ जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला डैश। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला। ये क्वेश्चन में मसला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, यहां या तो ऑर्बिट होना चाहिए या तो ऑर्बिटल होना चाहिए, है ना भाई। तो अगर हम ऑर्बिट की बात करेंगे तो ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस फॉर्मूले से निकलता है 2n², पता है नहीं सबको। और अगर हम सबशेल की बात करें, सबशेल में कितने कैसे निकलते हैं 2 × 2l+1 ऐसे निकलता है ना भाई, 2 × 2l+1 मतलब इसको वैसे भी कह सकते हैं कि 4l+2, सही है। इसी तरह से अगर हमें ऑर्बिटल में बताना हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल में ऑर्बिटल्स में फिल होंगे तो कितने आएंगे, तो उसका सिर्फ क्या होता है हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर आपसे ऑर्बिट में पूछे तो 2n², ऑर्बिटल में पूछे सॉरी सबशेल में पूछे तो 2 × 2l+1 या 4l+2, और अगर ऑर्बिटल में पूछे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं तो उसमें 2 ही आते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। पता है बात आपको, इस सवाल में थोड़ा इशू है, मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गैलियम +3 विल बी डैश। इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं, सबसे पहले तो हम ये देख लेंगे, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहे हैं ना, अब आपको पता है नीचे तो 31 लिखा हुआ है, ये हमारे पास Z है, और Z किसकी तादाद बताता है, प्रोटॉन्स की तादाद बताता है। तो 31 इसमें इसके न्यूट्रल एटम में 31 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, लेकिन +3 का मतलब ये हो गया कि 3 इलेक्ट्रॉन इससे निकल चुका है, तो 31 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 28, तो 28 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे तीनों एमसीक्यूज, कोई मसला, आसान है सही क्लियर है। देखो इतने आसान एमसीक्यूज आते हैं फिर भी जो है स्टूडेंट्स एमबीबीएस में एडमिशन गेट नहीं कर पाते हैं ना, इतने आसान भी नहीं कर पाते। रीजन क्या है कि वो बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन में आ जाता है, वो बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार होता है, उनको लगता है कि यार उन्होंने पढ़ाई नहीं पूरा साल इसकी वजह से ना वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो कहने का मकसद है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे, क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन किसी क्लास में बैठ के आप कर पा रहे तो वहां पे भी आप कर पाएंगे, लेकिन वही चीज है कि स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, नंबर ही नहीं आ रहे होते हैं, 120 130 140 ला रहे होते हैं बच्चे, और फिर ढंडोरा क्या पीट रहे होते हैं, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। भाई आप असल में सेल्फ डाउट का शिकार हो गए थे, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं था कि आप कर पाएंगे, दैट्स व्हाई आप हो ही नहीं पाया। ऐसे ही होता है हर बार, ज्यादातर 90% केसेस में यही होता है, एक बच्चा खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होता अपने बारे में, उसको लगता है मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, तो ये चीज है, इसलिए क्या होता है कि नंबर नहीं आते, वरना सवाल पे कुछ भी नहीं। आप देखो मैं 50 सवाल सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर सारे, आप आराम से कर लेंगे, और हर चैप्टर में ऐसे ही हो रहा है, कोई चैप्टर आप नहीं बोल सकते सर ये तो बड़ा मुश्किल था इसके एमसीक्यू से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि the isotopic symbol of an ion of sulfur 33 is this. How many number of proton and neutrons are present in the number of electron are 18. Okay? क्या कह रहे हैं बेटा, थोड़ा इसको देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं सल्फर है, S सल्फर है जिसका एटॉमिक नंबर 16 है। अच्छा वैसे मास नंबर 32 होता है, लेकिन ये 33 वाला है, आइसोटोप है सल्फर का ये, और उस पर चार्ज आया हुआ है -2। क्या बताना है आपको, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अभी आंसर को आप छोड़ें, जो भी ऑप्शन को छोड़ें, जो लिखा है उसको कोई नहीं देखता, ऑप्शन लिखना बेवकूफों का काम है, आप आंसर निकाल लेंगे वैसे, ठीक है। प्रोटॉन कितना होगा इसके अंदर, वो तो 16 ही होगा, प्रोटॉन तो आइसोटोप में वैसे भी चेंज नहीं होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ए तो कट गया और बी भी कट गया, अब या तो बी है या तो सी है, दो में से कोई एक हो सकता है, या बी हो सकता है या तो फिर हमारे पास सी हो सकता है। अब यहां पर कह रहे हैं कि यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालना है ना, न्यूट्रॉन कितना होगा, तो न्यूट्रॉन का तो सिंपल तरीका होता है दैट इज 33 - 16, ऊपर इसके साइन का तो कोई काम ही नहीं है, तो 33 में से 16 को माइनस कर दें, ठीक है। तो पहले यहां से करिए 3 4 5 6 7 आ गया, ठीक है, और 17 ऐसे हो गया, तो ये इसके साइन का इसमें कोई काम नहीं था, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो मसला हमारी बात। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद सेम होगी लेकिन न्यूट्रॉन अलग होंगे, तो आइसोटोप्स में होता है सेम, मतलब सेम नंबर ऑफ जो है वो प्रोटॉन्स होते हैं लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद अलग होती है, जिसकी वजह से आइसोटोप्स हमारे पास होता है। आइसोबार में क्या होता है, आइसोबार क्या होता है, सेम एटॉमिक, आइसोबार मतलब सेम मॉलिक्यूलर वेट,
मतलब कि सेम मास नंबर होता है और डिफरेंट क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, उसको हम लोग आइसोबार कहते हैं ना। ऐसा आइसोबार की सबसे मशहूर एग्जांपल क्या है, आर्गॉन और कैल्शियम, दोनों का मास नंबर सेम है लेकिन दोनों का एटॉमिक नंबर अलग है। आइसोटोन किसे कहा जाता है, आइसोटोन ऐसे दो एटम्स जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो। अगर न्यूट्रॉन्स दो एटम्स के अंदर सेम है दोनों में तादाद, ये आइसोटोन्स कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये यहां पर आइसोटोप्स हो गए। तो मसला दोनों एमसीक्यूज क्लियर है, 100% क्लियर है, आसान है, मुश्किल तो वैसे नहीं था, तो हम डिस्कस करें। इससे कहीं ज्यादा मुश्किल एमसीक्यूज आपको फिजिक्स में मिल सकते हैं, बायो में मिल सकता है, लेकिन इसमें आपको नहीं मिलते, केमिस्ट्री में नहीं मिलते हैं मुश्किल एमसीक्यूज। ठीक है, आसान आता है, तो इतना कोई वो बिला वजह बच्चों ने अफवाह बनाया, बच्चों ने पढ़ते ही नहीं है केमिस्ट्री को जरा भी, तो कहाँ से सवाल जवाब दे पाएंगे। हाँ वो अब देखें ना, देखो हम तो इतने साल के सवाल कर रहे हैं ना, आप देखें, आप बताइए जैसे ये वाला मुश्किल है, अभी तक तो फिलहाल आ रहे हैं। हाँ क्या पता आज, लेकिन अगर 100 सवाल में से एक मुश्किल आता है तो वो तो इतना तो हक बनता है ना उनका यार। लेकिन हमारे बच्चों का परसेप्शन क्या है कि 100 में से 99 मुश्किल होते हैं, एक मुश्किल आसान हो, ये गलत परसेप्शन है हमारी आवाम में। 100 में से एक मुश्किल आता है तो वो तो दे सकते हैं ना यार, इतना तो करेंगे वो। बाकी जो वो बाकी क्यों गलत करते हैं बच्चे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से। वो 99 सवाल जो आसान आ रहे वो भी मुश्किल कर, वो भी गलत कर देते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, क्योंकि उनको ये लगता है कि मुश्किल आया होगा, आसान कैसे दे सकते हैं। ये सारे ईयर सामने मेंशन है, आप देख सकते हैं 17-18 जो ईयर में आ रहे हैं, ये सारे पास पेपर के एमसीक्यूज। ठीक है, तो और ये सारे ऑथेंटिक है, पास पेपर उठाएंगे उसमें भी आपको मिल जाएंगे सारे। तो ये कोई ऐसा कोई वो चीज नहीं है, आसानी हो रहता है। एक आध मुश्किल आ गया उससे आपका सिलेक्शन रुकता नहीं है। मान लें 45 एमसीक्यूज आ रहे हैं, 2 गलत कर ले, 43 तो लाए कम से कम, लेकिन यहाँ तो बच्चे 30-35 नहीं ला रहे होते केमिस्ट्री में। ये तो मसला है ना ये, आप 1-2 गलत कर रहे हैं, लेकिन ये आप 15-15, 20-20 गलत क्यों कर रहे हैं एमडी के केमिस्ट्री में, ये तो मसला है ना यार। अभी हर सब्जेक्ट में कर रहे हैं वो, कभी 120-130 आ रहे हैं, 180 में से सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा कहीं पर भी, फिर फार्मडी, डीपीटी, बीएस ये सब के लिए सोच रहे बैठे, ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन एसोसिएटेड विद द शेप ऑफ p ऑर्बिटल्स। हाँ जी, p ऑर्बिटल्स के शेप से क्या चीज, p ऑर्बिटल का शेप कौन सा हो सकता है, सी ऑप्शन है ना भाई। ये जो पहला वाला ये हमारा s ऑर्बिटल, ये जो दोनों है हमारे पास d ऑर्बिटल, ये भी d है, ये भी d है। ठीक है, ये d का अलग है, ये हमारे पास dz स्क्वायर है, ये d का x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऐसा होता है, ये d का z स्क्वायर इस तरह से होता है, इस तरह के ऑर्बिटल है। ठीक है, तो ये अलग अलग है, डबल डम्बल है ना ये, ऐसा p ऑर्बिटल होता है। ठीक है, इसमें देखो इसमें बीच में एक रिंग बनी हुई है ऐसे करके, ये d ऑर्बिटल में बनती है। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन हमारे करेक्ट होगी। तो ऐसा डायग्राम बना के आ गया था ये एमसीक्यू से, तो मसला आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम की करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। ओके, तो डायरेक्ट हमें पता है यार के डायरेक्ट अगर आगे जाएंगे तो 4s1 और 3d5 हो जाएगी, तो देख लो बी ऑप्शन हो गया। मैं पूरा नहीं कर रहा, समझ में आती है बात, आसान से। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबशेल इज गिवन है, भी बताया मैंने आपको, 2 × 12+1, यही है ना, अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। द ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल इन K19, ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल से मुराद क्या कह रहे हैं, तो भाई वो कह रहे हैं लाइक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3p6 4s1 3p4s, ये हो जाएगा। सही है, आखिरी का शायद पूछ रहे थे, तो ऑर्बिटल क्या आएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज इन इट्स एटॉमिक स्टेट हैज इलेक्ट्रॉन फुली ऑक्यूपाइंग फर्स्ट 2 स्फेरिकल सिमेट्रिकल ऑर्बिटल। देखो इतना मुश्किल लग रहा है सवाल, बड़ा आसान है। कह रहे कौन सा एलिमेंट है जो पूरी तरह से ऑक्यूपाई करेगा पहले तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल जो स्फीयर शेप के होंगे। तो मतलब पहला क्या होता है 1s2, फिर क्या हो जाएगा 2s2, ये फुली ऑक्यूपाई हो गया शुरू के 2 जो स्फेरिकल हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं। तो ये 1s2 2s2 एटॉमिक नंबर 4 हो गया, ये बेरिलियम का हमारे पास होता है, ये ऑप्शन समझ में आ गया। चूंकि 4 होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो शुरू के दोनों स्फेरिकली सिमेट्रिकल ऑर्बिटल फुली फिल हो जाएंगे। अब इसको मुश्किल सवाल कह सकते हैं स्टूडेंट, ये बड़ा मुश्किल आया था, पता नहीं क्या क्या लिखा होता है स्फेरिकल,
ये आसान सा सवाल था, समझने में दिक्कत आती है और कुछ, इसके लिए प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा है, इसको मुश्किल कोई बोल ही नहीं सकता। What are the values of principal quantum number and azimuthal quantum number for the last electron in क्लोरीन एटम? ठीक है, क्लोरीन का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू क्या होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजिमुथल क्वांटम नंबर की? क्लोरीन क्या होता है बेटा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, अरे कहाँ ज्यादा चले गया क्या? ओके 3s2 3p5 हो गया, यही है ना क्लोरीन। जितना आता है ना यार मैं गिनूंगा नहीं, टाइम लग जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3ps के लिए क्या कह रहे हैं, एन और एल की वैल्यूज कह रहे हैं, ठीक है। एन की वैल्यू क्या है? 3 है और एल की वैल्यू क्या है? 1 है। सी ऑप्शन है 3,1। समझ में आ गई बात? देखो पूरे पूरे 1 घंटे 1.5 घंटे में हम पूरे पूरे 10 ईयर्स पूरा मतलब सॉल्व कर लेते हैं किसके, कभी किसी भी सब्जेक्ट में। आप या फिजिक्स वगैरह किसी जगह नहीं कर सकता आप ऐसा। फिजिक्स में 6 से 8 घंटे लग जाएंगे 10 से 10 साल के पेपर सॉल्व करने में, एक चैप्टर इतना टाइम लग जाए। केमिस्ट्री में 1 घंटे में सब निपट जाता है, इतना आसान होता है, इतने फास्ट पेस पे केमिस्ट्री सॉल्व हो रही है। बायोलॉजी में भी इससे ज्यादा टाइम आपको लग जाएगा, इसमें कोई टाइम आपको नहीं लगेगा, फौरन से आप आंसर लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो ना कोई भी लेक्चर में 1 घंटे से ऊपर का नहीं है, सारे पास पेपर सॉल्व करना, तो कोई ऐसा मुश्किल थोड़ी ना, मतलब पूरी बुक आप सॉल्व कर सकते हैं 20 घंटे के अंदर, पास पेपर ये कंप्लीट ओवरऑल। बस समझ आगे बढ़े, सबको मसला है इसमें? तो मसला है तो पूछ लें, कोई भी क्वेश्चन है तो इजी है ना, सब आसान ही है, एक ही जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज, क्या लिखा हुआ है? एल आर करेक्ट, क्या लिखा हुआ है? इज, अच्छा इज आर करेक्ट हो गया, सही, वो ग्रामेटिकली कहा इन्होंने। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही है? कॉपर है ना, कॉपर 29 है, 3s1 तो वैसे ही नहीं आएगा, तो गलत हो गया, कॉपर गलत है ना ये। कॉपर 4s1 3d10 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, शायद सही, वो भी सही है भी, बल्कि 4s1 3d10। यहां देखो 4s1 फिर क्रोमियम में कहां से 3d10 आ गया? 3d5 होता है, इसमें 3d4 नहीं बल्कि एक आगे बढ़ जाता है, सही है, बहुत इजी। तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? 2 ही सिर्फ करेक्ट है, 2 ओनली। तो देखो यहां पर गलत है, यहां पर 3d10 तो हो ही नहीं सकता था क्रोमियम में, और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट नहीं है, ये 3d4s1 3d5 होता है। बात समझ में आ गई? बाकी AR तो आपको पता ना, इससे पहले बताया था, आर्गॉन तक जा रहा है, उसके आगे बढ़ा। तो मसला बेटा आसान है, तो मसला तो नहीं, समझ में आ गई बात, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें मजा आता है ना जो पेपर सॉल्व करने में, जैसे कि उसके होते हैं, जैसे नीट का पेपर होता है, IIT का पेपर होता है, इंडियन जो एग्जाम्स होते हैं, वो बड़ा मजा आता है उसको सॉल्व करने में, लेकिन वो हमारे आते ही नहीं इतना मुश्किल लेवल। कभी कभार मैं घर पे खुद ही सॉल्व कर रहा होता हूँ उसको अपनी प्रैक्टिस के लिए, नीट के 10 ईयर के, IIT के 10 ईयर्स के, अपनी प्रैक्टिस, वो उससे 10 गुना मुश्किल होता है। वो आपको दिखाऊंगे, रेड स्पॉट हो गया, बड़ा मजा आता है सॉल्व करने में, A लेवल सॉल्व हो जो रेड स्पॉट होता है, वो मैंने कभी कभार किसी वक्त में सॉल्व करके डाला भी था बच्चों के लिए, लेकिन वो यूट्यूब पर पढ़ा हुआ रेड स्पॉट का, मेरे कुछ क्लासरूम लेक्चर्स, वो इससे 10 गुना टफ होते हैं। लेकिन उसके बाद मैंने नहीं बनाया, मैंने बोला बच्चे ये नहीं कर पा रहे, खाक वो करेगा रेड स्पॉट वगैरह, लेकिन प्रैक्टिस के लिए होता है, ऐसे मैं बता रहा हूँ, मैं खुद की प्रैक्टिस करता हूँ, वो बड़ा मजा आता है। ये सब तो हलवा MCQ से आता है, इसमें तो मजा ही नहीं आता, बोलिए तो सॉल्व करते, थक से आंसर आ रहे हैं, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब्स ओरिएंटेशन, दोबारा रिपीट हो गया, ओरिएंटेशन क्या हो गया? मैग्नेटिक, सी ऑप्शन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉनिक कमीशन ऑफ क्रोमियम, ये भी शायद रिपीट हो गया, क्रोमियम का क्या है? आगे पीछे लिख दिया, कोई मसला नहीं है, 3d4s1 3d5 ऐसे भी लिख सकते हैं, बताया था मैंने आपको, ठीक है। एक्सप्लेन तो नहीं करूँ ना मैं ये सब, तो डायरेक्ट टक टक आंसर लगा रहे हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटम नंबर n एंड l, देखो बेटा ये सिंपल, हमें पता है कि n की वैल्यू जो है वो क्या, किसके, l की वैल्यू किसके बराबर होती है? आपको पता है l की वैल्यू बराबर होती है n-1, कैसी है? l की वैल्यू n-1 के बराबर होती है, कैसे? जैसे देख लो, अगर हम k शेल की बात करेंगे, k शेल के लिए n की वैल्यू 1 है ना, तो इसकी l की वैल्यू क्या हो जाएगी? सिर्फ और सिर्फ n-1 0 हो जाती है। इस तरह L शेल के लिए n की वैल्यू 2 होती है, इसकी वैल्यू n-1 तक जाती है, मतलब इस तरह से होती है 0 to n-1, 0 से n-1 तक, ये L की वैल्यू 0 हो जाएगी और 1 चली जाएगी। इसी तरह से m की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी होती है इसकी?
इसकी 0 से लेकर n-1 तक जाती है तो 2 तक जाती है। इस तरह फोर्थ शेल की n की वैल्यू 4 होती है, इसकी l की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक जाती है। पता ये बात आपको? उसकी वैल्यू n0 to n-1 तक होती है मैक्सिमम। तो मसला नेक्स्ट है क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 2p ऑर्बिटल। क्वांटम नंबर मतलब nl वैल्यू उसकी बात करें, इसकी n वैल्यू 2 हो गई, l वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, n इक्वल टू 2 l इक्वल टू 1। सिंपल, ये 2020 में एनएमडी कैट में। नेक्स्ट देखें, विच पेयर हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल। किसके आउटर मोस्ट s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब s1 पे जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगी। लिथियम फेरम, सोडियम क्रोमियम, ये हो जाएगा। डायरेक्ट मैं लगा रहा हूं सोडियम क्रोमियम, क्योंकि सोडियम में भी सोडियम का क्या हो जाएगा Na का 1s2 2s2 2p6 3s1। क्रोमियम का क्या हो जाएगा, सुनो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। इसके आउटर मोस्ट में क्या है, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया सबको? बाकी ऑप्शन नहीं देख रहा मैं, ठीक है, गलती होंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। ये वो प्रोटॉन की जो है ना उसके लिहाज से आ रहा है। अब हमें पता है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी तो हमारे उसका पार्ट है, क्या नाम है, सिलेबस का पार्ट है। तो उसमें ई बाइम रेशियो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का, नेगेटिव चार्जेस का तो सेम रहता है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका तो ई बाइम रेशियो तमाम पीएसएस के लिए सेम है, लेकिन प्रोटॉन्स का जो है वो ई बाइम रेशियो अलग अलग होता है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि प्रोटॉन का ही पूछ रहे हैं, सपोज कर लेते, लिखा नहीं है, अगर से लिखना चाहिए था, ठीक है। तो ई बाइम रेशियो क्या है, चार्ज टू मास रेशियो, ई बाय एम। जो कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये मास की वैल्यू, ये डिनोमिनेटर में ना, ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी ई बाय एम वैल्यू उतनी छोटी आ जाएगी, है क्या नहीं। तो चार्ज टू मास रेशियो सबसे छोटा किसका होगा, जिसका एटॉमिक मास सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा एटॉमिक मास किसका इन सब में से, बेरिलियम का है 4 है ना, बाकी ये हाइड्रोजन का तो 1 है, लिथियम का 3 है, हीलियम का 2 है। क्योंकि इसका एटॉमिक मास ज्यादा है तो इसका ई बाय एम रेशियो कम आ जाएगा, निकालेंगे। बात समझ में आ रही है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एक तरह से ई बाय एम रेशियो एटॉमिक मास की। और सबसे अगर हाईएस्ट पूछता तब लोग हाइड्रोजन लगा लेते हैं। समझ में आ गई बात? निकालने की जरूरत नहीं है कोई वैल्यू का, निकालने बैठ के उसको, कैलकुलेटर होगा नहीं आपके पास, कैसे निकालें? तो मसला तो नहीं है, समझ में आ गई बात? सारे आसान है, इजी है, कोई पूछना है किसी को? बहुत इजी है। एम शेल कंटेन, ये तो 9 के बच्चों को करा सकते हैं ऐसे एमसीक्यूज, इतने बेसिक है, आप लोग तो फिर भी एप्टीट्यूड के। एम शेल में कौन कौन सा ऑर्बिटल होता है, बोलो? बी ऑप्शन एसपीडी, सही है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एफ सबशेल, ये तो सवाल है, पूछता है 21 में है, 2021 में। n प्लस एल वैल्यू फॉर 5d, तो पूछने वाला सवाल है। n की वैल्यू 5 हो गई, l की वैल्यू 3 हो गई, सॉरी 2 हो गई, तो क्या हो गई 7 आ गई। 8 कौन बोला, 7 आएगी ना, अरे यार 5 पे क्यों लगा 7, ठीक है। ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मस्ट हैव इट्स यूनिक सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज अ स्टेटमेंट ऑफ डैश। यार ये तो भाई ना, ये तो पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है कि एक जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबके पास यूनिक सेट होता है क्वांटम नंबर का। नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल 4 सेम पेयर ऑफ क्वांटम नंबर्स, है ना। ये हर इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर का सेट अलग होगा, एटलीस्ट एक क्वांटम नंबर अलग आएगा। क्लियर का एग्जांपल भी पड़ी होगी, पता है सबको ये बात, पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू व्हिच साइंटिस्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ सर्टेन पोजीशन इज पॉसिबल। कौन सा साइंटिस्ट कहता था कि हम जो उसने एग्जैक्ट लोकेशन बताई थी इलेक्ट्रॉन की के जो है वो इलेक्ट्रॉन यहां पर मौजूद हो सकता है। मतलब वो कहता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबल है, हम बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन कहां पर एग्जिस्ट करता है। हिंट दे देता हूं कि वो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर पर बेस कर वो करता था, वेव नेचर नहीं मानता था वो इलेक्ट्रॉन। और उसने ये भी बताया था कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कहां पर होगा। उतना देर से बताओगे तो फायदा क्या है। बोहर सिंपल दिख रहा है, बोहर ही है ना भाई, बोहर ही ने तो बताया भाई कि उसने बताया था हम बिल्कुल बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन कहां मूव करेगा। श्रोडिंगर जो था उसने तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पेश, उसने ऑर्बिटल मॉडल पेश किया था इलेक्ट्रॉन क्लाउड का। उसने बोला था हमें नहीं पता इलेक्ट्रॉन कहां हो सकता है। उनका काम ही अलग है, उनका काम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर था। डी ब्रोगली ने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रूफ किया था, उसने एटॉमिक मॉडल के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया था। बात समझ में आ रही है? तो बोहर ही था जिसने बताया था कि उसको पता था कि भाई कहां पर हो सकता है। इसी के खिलाफ फिर हाइसेनबर्ग ने क्या किया था, अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पेश किया था
गैर यकीनी का कारण उसने कहा नहीं हम तो यकीन से कह नहीं सकते कहां पर इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ में आ रही है? ये बहुत लंबी कहानी है, सब सुन चुके हैं हम, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो which gas is the discharge tube produces lightest canal gas particle? लाइटेस्ट कैनल रेस, कैनल रेस किसे कहा जाता है भाई? पॉजिटिव रेस को। तो प्रोटॉन्स होते हैं आपको पता है ना, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? कैनल रेस। कौन सी गैस सबसे लाइटेस्ट कैनल रे प्रोड्यूस करेगा? जिसका एटॉमिक मास सबसे कम होगा। सबसे कम एटॉमिक मास किसका है? एटॉमिक मास देखो हाइड्रोजन का है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा? लाइटेस्ट हमारे पास कैनल रेस प्रोड्यूस करेगा। तो मसला समझ में आ गई बात? सारे एमसीक्यूज क्लियर, 100% क्लियर है? तो मसला कोई डाउट किसी भी किस्म का कर लोगे ना इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, which element has the ground state electronic configuration of this? इतना लंबा नहीं पढ़ो, आगे देख लो क्या है। 3s2 3p6, मतलब ये पूरा इलेक्ट्रॉन, जरूर इलेक्ट्रॉन गिन लो ना, 6 से 12 13 14 15 16 17 18 18 तो आर्गॉन है। क्या बोला आपने? आर्गॉन का ना, ठीक है आर्गॉन का है ना ये, 18 फुलफिल्ड है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोटॉन नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट? ग्राउंड स्टेट पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, किसके? पता नहीं, देखना पड़ेगा। छह को देखते हैं, 1s2 2s2 2p2, ये तो कार्बन है, इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ए तो नहीं होगा। बी देखते हैं 22, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2, इसमें भी 2 अनपेयर्ड आ रहे हैं, बी भी नहीं होगा। 14 देख लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 6 7 8 9 10 11 12 3p2, इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट है। अब हो ना हो डी ही होगा, क्योंकि एबीसी करेक्ट नहीं है। चेक करा देता हूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अब जब 3d6 तुम खोलोगे, 3d6 कैसे बनाएगा? इस तरह से बनाएगा ना, 1 2 3 4 5। 3d6 का मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए उसके। सही है मसला? आयरन है ना ये, आयरन में 4 अनपेयर्ड हो। पूछना है किसी को? समझ में आ गए दोनों? तो इजी है, आसान है, मसला तो नहीं हो रहा, कोई परेशानी की बात नहीं। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डैश। हाँ भाई, बी ऑप्शन एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। शेप ऑफ द सबशेल इज एक्सप्लेन्ड, तो अभी पढ़ा है क्लास के स्टार्ट में। शेप कौन बताता है सबशेल में? जोर से बोलो, एजिमुथल क्वांटम नंबर, बी ऑप्शन। The electronic configuration for degenerate orbitals is explained by dash. Degenerate orbitals में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है, कौन एक्सप्लेन करता है? Degenerate orbitals किसको कहते हैं? जिनकी सेम एनर्जी होती है, जैसे कि px, py, pz, इनको degenerate orbitals कहा जाता है। इनकी क्या होती है बेटा? सेम एनर्जीज होती हैं, ठीक है, इनकी सेम एनर्जी होती है। इसको कौन एक्सप्लेन करता है? इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भराएगा, ये कौन बताता है? जोर से बोले। हर्ट्ज़ बताता है ना, हर्ट्ज़ बताता है। मिसाल के तौर पर नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है भाई? 7 है। अब उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भराएगा? ये हर्ट्ज़ बताता है, 1s2 2s2 2px 2py 2pz, इसमें 2 लग गए, इसमें 2 लग गए। अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लगाने, हर्ट्ज़ कहता था पहले एक इसमें लगेगा, फिर एक इसमें लगेगा, फिर एक इसमें लगेगा। हर्ट्ज़ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इन ऑर्डर टू एक्वायर ग्रेटर स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ज्यादा होती है ना, तो हर्ट्ज़ बताते हैं कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को कैसे फिल किया जाता है। तो वो बोलता था ना कि अनपेयर्ड मैनर में पहले इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते, उसके बाद पेयरिंग करते हैं, इससे स्टेबिलिटी ज्यादा गेन होती है। अच्छा, हो सकता है कि मुझे ये चीजें आसान लगती हो मेरे एक्सपीरियंस की वजह से, आई डोंट नो कि स्टूडेंट को कैसा लगता होगा। अच्छा, मैं इतने साल पढ़ाने के बाद मुझे तो बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि मैं तो क्या पता आपको लगे कि ये वाली मुश्किल से बड़ा की है क्या, अक्सर आपने बता दी ये चीजें, हम तो पता नहीं ढूंढते रहते चैट जीपीटी में, पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो हो सकती है प्रैक्टिस की बात है बेटा, मेरी प्रैक्टिस अच्छी, आप भी प्रैक्टिस करेंगे, आप भी ऐसे फौरन से निशान लगाएंगे एमसीक्यूज को विद इन सेकंड्स, ठीक है। मेन चीज प्रैक्टिस की बात है और कुछ नहीं।
तो हो सकता है कि आप पता कुछ बच्चों के लिए मुश्किल हो ये, जो बच्चे देखते हो यूट्यूब पर इधर उधर के, आप पता नहीं कैसा सारा आसान बोला, हमें तो दिमाग घूम जा रहा है इसको कर सॉल्व करके। तो ये प्रैक्टिस की बात है, किसी भी सब्जेक्ट में हो सकता है। अगर मैं पहले साल पढ़ा रहा हूँ तो केमिस्ट्री तो शायद वैसे में फंस जाता, और आप मुझे बता रहे हो तो सर ये क्या बता रही है, तो ऐसे हो रहा है सर, मैंने तो पढ़ा है सर, ये ऐसे होता है। तजुर्बे की बात है ना, अगर कोई ऐसा टीचर खड़ा हो तो जिससे पहला साल ही होता है अपने पढ़ा देगा, तो वो तो जाहिर सी बात है फंस रहे होते हैं हर सवाल के अंदर, परेशान हो रहे होते हैं, यहाँ कैसे होगा, यहाँ कैसे होगा। हर चीज एक्सपीरियंस होता है, प्रैक्टिस होती है। आप भी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको भी चीजें आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी प्लेस्ड इन वन ऑर्बिटल, ये तो अभी बताया क्लास के साथ में, बोलिए। बी ऑप्शन, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो आते नहीं पॉली के अकॉर्डिंग। ग्रेटर द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द फोटोन, जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा, एक चीज हमें पता है कि एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू फ्रीक्वेंसी, तो फिर वेवलेंथ की क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एनर्जी, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल चीज है। क्या हो जाएगा? जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना कम, स्मॉलर इज एनर्जी। सही, सारे समझ में आ गए बेटा सवाल? तो मसला आगे बढ़े। देखो यहाँ पर कोई रेस में नहीं दौड़ रहा, कभी कभार ऐसा होता है ना कि मैं छोड़ भी देता हूँ आगे की स्लाइड, टाइम खत्म हो गया मैं छोड़ देता हूँ, मैं एक स्लाइड पे आप 2 घंटा पढ़ लो तो मसला नहीं, समझ में आना चाहिए। रेस नहीं मुझे करना है कि बस आगे बढ़ रहे आगे बढ़े, खत्म कराना मकसद नहीं है, मकसद है कि आपको समझ में आए, तो फिर उसके बाद आगे बढ़ो, वरना आगे नहीं बढ़ाओ फिर, ठीक है। स्लाइड को नेक्स्ट, फोटोन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज विल हैव द लार्जेस्ट वेवलेंथ। ओके, लार्जेस्ट वेवलेंथ किस सीरीज की होगी? लायमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, फंड, ये 5 सीरीज होता है ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो यार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं कि भाई लो बेटा पहले बोतल पी लो, ऐसे होता है ना, लो बेटा पहले बोतल पी लो, ठीक है। ये हो गया लायमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, यहाँ पर पी लो है ना, एलपी है, फंड, ठीक है, सही है। अब हमें पता है कि लायमन सीरीज जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में है, बाल्मर जो है वो विजिबल रीजन में, पता है ना ये सबको। पास्टन जो है वो इंफ्रारेड में, ये तीनों इंफ्रारेड में, लेकिन ये क्या है कि नियर इंफ्रारेड है, ये मिड इंफ्रारेड है, और ये अगला क्या है? फार इंफ्रारेड रीजन में लाई करता है, ऐसा ही है। अब हमें पता है एक चीज की, इसकी जो वेवलेंथ है अल्ट्रावायलेट की, ये सबसे कम होती है और सबसे ज्यादा इसकी वेवलेंथ होती है, और विजिबल की इसके बीच में होती है, ठीक है। तो मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअली देख रहा हूँ, याद करने के लिहाज से नहीं, थोड़ा मजा आता है ऐसा सॉल्व करने में। आप यहाँ क्या कह रहे हैं कि फोटोन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज द लार्जेस्ट वेवलेंथ, लार्जेस्ट, तो पी फंड सीरीज या ब्रैकेट सीरीज, कुछ भी, पी फंड आ गया तो पी फंड लगा, क्योंकि ये फार इंफ्रारेड है, यहाँ वेवलेंथ बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। तो मसला उसको क्या पता किसी और तरह से सॉल्व कर ले, मैंने एक लॉजिकल पेपर कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है द इक्वेशन न्यू बार, न्यू बार तो आपको पता है वेव नंबर है नहीं, तो न्यू बार दिया हुआ, दिस इज वेव नंबर, इसका दिया हुआ है वेयर n इज ग्रेटर देन 2 इज द इक्वेशन ऑफ h स्पेक्ट्रम फॉर डैश, यहां n ग्रेटर देन 2 है, ठीक है, ओके, ग्रेटर देन 2 है, यहां पर 2, देखो फर्स्ट सेल पे इलेक्ट्रॉन जंप मारते तो लायमन, सेकंड पे जंप मारा तो फिर बाल्मर, ये बाल्मर सीरीज है। अच्छा ई ऑप्शन है बोलो ये अच्छा डाउ वाले है ना यार, 2022 पे 5 ऑप्शन आते हैं, डाउ वाले अजीब ही थे, 5 ऑप्शन देते थे, बच्चा 4 में दिमाग खराब हो जाता उसके 5वें में तो और है। चलो बेटा, इक्वेशन द क्वांटम नंबर अलाउज फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन एन शेल, एन शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? एन में तो चौथा, चारों हो गए ना, एसपीडीएफ चारों होंगे। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, नहीं ना, सिर्फ वो डी बी ऑप्शन ज्यादा बेहतर, तो ऑल ऑप्शन करेक्ट तो होने नहीं चाहिए था इसके अंदर, देखा जाए तो सवाल के लिहाज से तो डी बी ऑप्शन तो आ ही रहा है, ये तो है ही नहीं ऐसी, तो ऑल ऑप्शन करेक्ट कैसा? और वैसे एस भी होता है, एसपी भी होता है, डी भी होता है, एफ भी होता है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही, उस लिहाज से, लेकिन हम यहाँ डी लगा देंगे। अगर होता ना कि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, 5 ऑप्शन तो ऑल आर करेक्ट, तो समझ में आता है ऑल करेक्ट, तो बात समझ में आ रही है। फिर थोड़ा सा ऑप्शन उन्होंने अजीब किस्म का दिया, सही, ओके, क्या ये इतना जल्दी खत्म हो गया, क्या आ गया, ये तो ये वाला था ना, आगे बढ़े भाई, तो मसला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच concept was introduced by the scientist Bohr,
बोहर ने कौन सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया? बोलिए। एनर्जी लेवल्स का ना भाई। एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं ऑर्बिट, इसी को हम कह सकते हैं शेल, और इसी को हम बोल सकते हैं स्टेशनरी स्टेट्स। चारों नाम एक ही चीज के होते हैं, है ना? एनर्जी लेवल, ऑर्बिट, शेल और स्टेशनरी स्टेट्स, ये सब ऑर्बिट्स को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन? 1s2 2s2 2p2। सिंपल, क्लियर है? तो मसला दोनों एमसीक्यूज में बहुत आसान, इजी। मुश्किल भी आया तो मजा आया ना। नेक्स्ट देखिए, विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द साइज ऑफ एस ऑर्बिटल डैश। ये तो अभी क्या है, इंक्रीज हो जाएगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्लेस्ड इन पी सबशेल। सी ऑप्शन 6 आते हैं। अप्लाई n+l रूल एंड कैलकुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल हैज मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम किसके पास होगा? यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 + 2 4 हो गया, यहाँ 3 हो गया, 4s हो जाएगा। डायरेक्ट करो, समझ में आ रही है बात? सॉल्व तो नहीं करो ना पूरा उसको। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डैश। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है? 1836 टाइम्स मोर देन मास ऑफ प्रोटॉन। उल्टा हो गया ना ये, सॉरी, 1836 टाइम्स लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन। बिल्कुल सही, ठीक है। तो मसला, द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल इज डिटरमिन्ड बाय विच क्वांटम नंबर। ये तो दोबारा रिपीट हो रहा है, यस। जबकि नम्स के टेस्ट ये चले, नम्स के सबसे मुश्किल कहे जाते हैं पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान। तो इतना आसान ये भी, केमिस्ट्री सबका ही आसान रहता है, ठीक है। फिजिक्स बायो मुश्किल बनाते होंगे, लेकिन केमिस्ट्री तो इजी बनाते हैं। तो मसला, एमडी कैट से ज्यादा टफ लेवल होता है नम्स का, उसमें क्या है। अगर आपने सही से पढ़ लिया ना तो आपको सब आसान लगेगा। अगर आपने सही से पढ़ा, एटलीस्ट मेरे लेक्चर्स आपने देखे हैं, लेक्चर्स में आपने ज्वाइन किया है, आपको कोई मसला ही नहीं है, मसले की बात ही कोई नहीं है, ठीक है। तो मसला क्या सुरेजा, समझ में आ रही बात? सारी क्लियर है? ठीक है, ओके। तो ये चीज यहां तक हमारे पास हो गई इसके अंदर। तो अब आगे बढ़ते हैं, सही है। नेक्स्ट है प्रोटॉन नंबर ऑफ सोडियम इज डैश। प्रोटॉन नंबर से मुराद वही होता है ना, एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन नंबर कितना होगा सोडियम का? प्रोटॉन नंबर जेड को ही बोलते हैं, क्या कितना होगा? 12 होगा, 11 ना, न्यूट्रॉन नंबर होना बोला है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल इज एक्सप्लेन्ड बाय, रिपीट हो गया, सी ऑप्शन। व्हाट इज द प्रोटॉन नंबर, मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स। ये तो हो गया, दोबारा रिपीट हो गया, सी। डी ना अभी तो पढ़े, आयरन। When 60 orbital is filled, the entering electron goes into dash। 60 के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? 60 के बाद कहाँ जाता है भाई? या दो तरह से इसको हम कर सकते हैं, या चार्ट नहीं बना रहा मैं पूरा, मैं इसको डायरेक्ट n+l रूल से देख लेता हूँ, क्या पता आंसर आ जाए। 60 का क्या हो गया? n+l 6 + 2 हो गया, ये हमारे पास 8 हो गया, ये हो गया 7 + 3 7 8 9 10 हो गया, ये हो गया 7 + 1 8 हो गया, ठीक है। 7d ये हो जाएगा 7 + 2 9 हो गया, 7 है, 7 + 0 7 हो गया। अब जाहिर सी बात है कि ये 8 के बाद 7 में तो वापस जा नहीं सकता। अब 8 9 10, अच्छा 8 के बाद ये 6d है, 6d के बाद 7p में जाएगा ना। देखो बाकी देखो सर, अब कह सकते हैं कि सर 8 से 9 10 में क्यों नहीं जाएगा, तो ये 6 है ना, 6 है, n की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू 7 है, तो ये 7p इससे ज्यादा एनर्जेटिक है 60 से, जैसे 60 के बाद 7p में जाएगा। n+l से निकाल दिया, चाहते तो हम पूरा एक टेबल बना के भी कर सकते थे, वो डायगोनल ड्रॉ करके, तो भी आ जाता है। तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, उसमें 3-4 मिनट लग जाते हैं, इसमें 1 मिनट में होगी। टाइम भी कीमती है ना भैया एप्टीट्यूड के अंदर, तो थोड़ा टाइम। हाँ हाँ, ये चीज समझ में नहीं आती आपको? तो मैंने एल मैंने नहीं लगाया था, अरे वो गलती से लगा दिया, एल लगेगा, ठीक है, सी ऑप्शन। गलती से लगा दिया होगा, पिछले में सही है,
और साथ सही का आपने बड़ा कमेंट आ जाता है कि सर आपको इतना नहीं पता। कमेंट कर रहे सर आप क्या पढ़ा रहे, उल्टा पुल्टा पढ़ा रहे आप आंसर, इतने सारे सही लगाए उन्हें देख रहे हैं, ये गलत क्यों लगाया? अरे भाई ताकि लेक्चर देखो 50 लेक्चर में मैं बता दिए कि एल होता है शेप ऑफ सबशेल। 50 लेक्चर है मेरे इंटरनेट पर, जैसे मैं बता रहा हूँ कि सबशेल गलती से लगा दी, इतने सारे एमसीक्यू सॉल्व पर क्या गलत हो सकता है, इसमें मसला नहीं है। वो बच्चे समझते हैं, वो कहते हैं कि सर आपने गलती से लगा दिया, आपने सवाल को गलत पढ़ लिया। ऐसा नहीं वैसा होगा, वो समझते हैं कि सर गलत तो करेंगे नहीं, वो कुछ सवाल कल पढ़ने में गलती हो गई, ऐसा भी हो जाता है कभी कभार। मतलब ये भी अगर गलत मैं पढ़ा तो मुझे टीचिंग छोड़ देनी चाहिए, इतना बेसिक अगर मैं मुझे नहीं आता तो सिंपल सी बात है ना। और सारे सब्सक्राइबर मेरे भाग जाएंगे, लाखों में सर 1000 भी नहीं, 100 भी नहीं बची। सब इसलिए रुके हुए कि सबको पता है कि सर गलत नहीं बताते चीजों को, सही बता। हो गया ना, यहाँ तक हो गया, ये हो गया ना, ये क्वांटम नंबर वाला। ठीक है, अब आ जाए दोबारा वापस। इसका तो मैंने आंसर हटा दिया, तो 11 हो गया इसका, इसका आंसर हो गया, इसका क्या हो गया पता नहीं क्या हो गया, 26 हो गया सही। इसका क्या था, 7p था। Which of the following orbital will be filled first then 4p? तो ऐसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p, 3d के बाद 4p आता है ना, डायरेक्ट कर लें। 3d के बाद 4p आ रहा होता है, सही है। 3d पहले 3d फिल होगा फिर 4p होगा। n+n से भी निकाल सकते हैं, 1s2 2s2 करके भी चल सकते हैं, है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है। 4s2 के बाद 3d10, 3d10 के बाद फिर आता है 4p6, ऐसा ही है। ये आपको याद होना चाहिए पूरा सिर्फ। नेक्स्ट इफ वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर इज 1 देन द वैल्यू ऑफ m विल रेंज फ्रॉम डैश। अगर अजीमुथल l की वैल्यू 1 है तो मैं कहता हूं m की वैल्यू क्या होती है, -l से लेकर +l तक होती है, ऐसे ही होता है। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 0 +1, -1 से +1 तक हो गए। बताइए आपको px py pz के लिए अलग अलग सारे समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डंबल लाइक ऑर्बिटल्स कैन मूव इन हाउ मेनी डायरेक्शंस, मतलब कितने ओरिएंटेशंस होते हैं डंबल लाइक ऑर्बिटल, या डंबल लाइक ऑर्बिटल से मुराद क्या है, ये पी कितने ओरिएंटेशन होता है, हाँ 3 होता है ना, डी ऑप्शन। द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटम नंबर n एंड l इज डैश, ये तो अभी रिव्यूअर्स दोबारा आ गया ना, l = n-1, दोनों समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ orientations of a subshell for which n = 4 and l = 3 will be dash। l = 3 आ गया ना भाई, ओरिएंटेशन कितने होंगे, l = 3 मतलब f हो गया, f के 7 ओरिएंटेशन होते हैं, तो सी ऑप्शन समझ में आ गई बात। फोटोन ऑफ द लोएस्ट वेवलेंथ इज रिलेटेड टू डैश, लोएस्ट वेवलेंथ ये हो गया हमारा लायमन सीरीज। लायमन है नहीं तो वालमन, लायमन का से भी कम होता है, अल्ट्रावायलेट में होता है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम E/m रेशियो फॉर पॉजिटिव रेस, मैक्सिमम E/m रेशियो, मैक्सिमम का मतलब हाइड्रोजन ढूंढ लो, है हाइड्रोजन, ये रहा डी ऑप्शन। अब देखो पॉजिटिव रेस यहाँ मेंशन कर दी, यहाँ सही किया उन्होंने, वहां मेंशन ही नहीं किया था। तो इलेक्ट्रॉन होता ना तो उसका सेम रहता है E/m रेशियो फॉर ऑल द गैसेस, बट पॉजिटिव रेस के लिए चार्ज टू मास रेशियो अलग होता है तमाम गैसेस के लिए। अब उसके एक्सप्लेनेशन नहीं पूछता, जाके लेक्चर देख लेना क्यों होता है, वो लंबी कहानी है, ठीक है। The correct sequence of electronic configuration is dash। करेक्ट सीक्वेंस क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, अरे यार दोबारा आ गया, सर में दर्द पकड़ता है। क्या करें, सीक्वेंस निकालना पड़ेगा, कर लेते हैं। इसमें क्या है, 4p 4 प्लस डायरेक्ट कर रहे हैं, 4 + 1 6 हो गया, 5 घट गया, मतलब 4p के बाद 5s कहां से आएगा, ठीक है। सॉरी 4 + 1 5 हो गया, ये 5 हो गया, 4 + 2 6 हो गया, 5 + 1 6 हो गया, 6 + 0 6 हो गया, 4 + 4 5 6 7 हो गया, 5d 5 6 7 हो गया, लग तो सही रहा है। 4p उसके बाद 5s सही है, 4d उसके बाद 5p सही है, फिर 6s सही है, 4f 5d सही तो लग रहा है। क्या वाकई भी ऐसे ही है क्या सारे, पता नहीं, चेक कर लेते हैं, ए में टिक कर देते हैं, ये तो सही लग रहा है, अदरवाइज ना फिर हमें चार्ट बनाकर ही करना पड़ेगा। 4p ये हो गया हमारे पास, n + l कितना हो गया 5 4, ये तो नहीं होगा भाई, कम से कम इसको बता रहा हूं,
4p 5 4 कट गया, ठीक है, 5 3 कट गया, तो यही हो गया। सही, तो पूरा जाने की जरूरत नहीं, शुरू में पता लग जाता है गलत हो गया। Radius of first orbit of hydrogen is 0.53. Which orbit has a radius of 4.777? ओके, आ गया, अभी न्यूमेरिकल आ गया फाइनली इतने टाइम के बाद। देखिए न्यूमेरिकल तो इस पूरे चैप्टर में वो न्यूमेरिकल क्या है कि Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529 या 53 एंगस्ट्रॉम। कह रहे हैं कि 4.77 किसका होगा? अच्छा, अगर फर्स्ट शेल का निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो ये 0.53 ही आ जाएगा R1 के लिए। अगर सेकंड शेल का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.53। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें पता है ये 4 हो गया, 4 जब आधे से डिवाइड होगा तो 2 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो यहां पर कह रहा है 4.77। अगर हम R2 में अगर हम 4 लगा लें, 4 लगा लें, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, तो ये हमारे पास 16 होगा। 16 का जब हाफ करेंगे तो 8 होगा, एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529 एंगस्ट्रॉम। ओके, 3 करेंगे क्या? 3 से 9, 9 का हाफ, ओके 3 करते हैं। R3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.5 ही मान लो, 9 इंटू 0.53, तो 9 का हाफ 3। थर्ड शेल 4 तो नहीं हो सकता ना, 4.5, हाँ सही सही, यही हो गया ना फिर। 9 का 4.5, 3 नहीं, 3 तो स्क्वायर क्लास में, सही है। तो कौन सा हो गया हमारे पास? ये फोर्थ हो गया, जो है वो थर्ड शेल हो गया ना, सी ऑप्शन। तो न्यूमेरिकल आने में यही हो रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, न्यूमेरिकल जब तक नहीं आता सुकून से हो जाता सॉल्व। तो न्यूमेरिकल आया बट इतना मुश्किल नहीं था, हमने क्या किया, कैलकुलेशन नहीं करनी, इसको 0.5 मान के चलो, उसके लास्ट आंसर आ जाएगा। फर्स्ट शेल में 0.53 आ रहा है, सेकंड शेल के लास्ट से हमारे पास 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा, थर्ड शेल का 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, फोर्थ शेल में करेंगे तो उसका 18 का हाफ 9 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही क्लियर है, पर मैं आ गया लास्ट एमसीक्यूज। तो यही एक एमसीक्यूज है जो न्यूमेरिकल बेस आ सकता है, रेडियस वाला ना, तो वो हम देख लेंगे। आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन ओरिएंटेशन इन स्पेस इन द मैग्नेटिक फील्ड? किसका सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल होगा? हाँ ठीक है बाबा, आगे आ गया, सही है। व्हाट्स द मास ऑफ वन प्रोटॉन? ये हो जाएगा 1836 इलेक्ट्रॉन के बराबर। व्हाट इज द क्वांटम नंबर फॉर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम? अभी तो किया है, 3p5 होता है ना। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ये तीनों को पूछ रहे हैं ना, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 3p5 है ना ये, तो ये क्या 3p5 को हम ऐसे कर लेते हैं, 3px 3py 3pz, 1 2 3 4 5। अब ये जो 3pz है, इसकी n की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, l की वैल्यू 1 आ गई, 3 और 1, मतलब a कट गया, b कट गया, d कट गया, c हो गया, तो मसला। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट अबाउट 4d ऑर्बिटल इज करेक्ट? 4d के बारे में कौन सी बात सही है? इट इज एट अ हायर एनर्जी लेवल देन 4p ऑर्बिटल बट हैज द सेम शेप। गलत बात भाई, सेम शेप कहां से होगा? ये डंबल है, वो डबल डंबल है, ठीक। इट इज ऑक्युपाइड बाय 1 इलेक्ट्रॉन इन एन आइसोलेटेड जिंक एटम। जिंक एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई नहीं करता, 10 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करता। 4d10 होता है जिंक में भाई। करेक्ट पूछ रहे हैं, ए बी दोनों गलत है। सी, इट कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन, उसका मतलब डी बात गलत होगी। इट हैज हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, नहीं 4 है, उससे ज्यादा एनर्जी रखता है। हमारी बात नहीं आई, बिल्कुल भी नहीं आई, आगे समझ नहीं आई, समझ में आगे क्लियर, आगे बढ़े। कभी तो बोलो नहीं आया समझ में यार, तो सब समझ में आ जाए तुम लोगों को, ये कौन सा तरीका? जब जीनियस हो गया तुम लोग इतने बड़े, आइंस्टाइन हो गया, सब समझ में आ जा रहा है, ऐसे क्या सोच सकता? कुछ तो समझ में नहीं आएगा ना, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। चलो आगे बढ़ते देखते क्या हो।
कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैनाल डेज। कैनाल डेज के बारे में कौन सी बात सच्ची नहीं है, झूठी बात है, झूठ पकड़ना है मतलब। कैनाल डेज, कैनाल डेज से मुराद क्या होता है भाई? प्रोटॉन ही होता है ना भाई, कैनल की तरह से निकल रहे होते हैं वो असल में कैथोड से, परफोरेटेड कैथोड से, तब इनको कैनाल डेज कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन अच्छा ये पहला ऑप्शन है, इसका मास दिया हुआ शायद 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg, ये बात तो बिल्कुल सही है, इसको हटाओ। ये चार्ज टू मास रेशियो दिया हुआ है, पता नहीं, इसको बाद में देखेंगे। शो डिफ्लेक्शन अंडर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल रिफ्लेक्शन शो करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, नेगेटिव फील्ड की तरफ मूव करता है। डी डू नॉट कॉज मैकेनिकल मोशन, मैकेनिकल मोशन भी कॉज करता है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी होती है इसके अंदर, तो एक लाइट पार्टिकल बिल्कुल रोटेट कर सकता है, ये भी कैथोड रेस की तरह से। इसका मतलब बी ही करेक्ट है। बी में क्या कह रहे हैं? 9.54 एक्सपोनेंट 7 कूलम पर केजी चार्ज टू मास रेशियो शायद हमें दे रहे हैं, थोड़ा देखिएगा। बी नॉट ट्रू, अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही सही, डो नॉट कॉज मैकेनिकल मोशन। यहां कह रहे हैं कि अच्छा दो नेगेटिव आ गया ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है, कौन सी बात गलत है? हाँ ये बात, ये मैकेनिकल मोशन कॉज, बिल्कुल, इसका मतलब बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन क्या है? चार्ज टू मास रेशियो, ई बाय एम रेशियो है कैनाल डेज में। तो चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज आ जाएगा 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम, और मास आ जाएगा हमारे पास 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 कूलम केजी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 9.5 और एक्सपोनेंट 7 कूलम पर केजी आएगा, जो कि चार्ज टू मास रेशियो होता है। लेकिन इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए चूंकि अगर चेंज करेगा एटम को तो चार्ज टू मास रेशियो चेंज होगा, बिकॉज ये कैनाल डेज है। यह बात ये भी गलत है, इतनी सही बात नहीं है, क्योंकि इसका चार्ज टू मास रेशियो फिक्स नहीं रहता। तो यहां लेना चाहिए था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कैनाल डेज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एटम, तो फिर समझ में आता है ये सवाल ही गलत है। जो बोले तो सामने पूछा कि अगर से इतना टीचर्स बनाते हुए इतना पर सोचते नहीं है कि थोड़ा सा सवाल गलत हो सकता है। मैं एज अ टीचर समझता हूँ कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएगा इसमें, जो फुली कॉन्सेप्चुअल बच्चा होगा। देखो कैनाल डेज तो अलग अलग होता है ना, हर का अलग चार्ज टू मास रेशियो, ये सिर्फ हाइड्रोजन का सिर्फ है, ये बात भी गलत हो सकती है तीसरा। नेगेटिव रेस का तो फिक्स होता है लेकिन पॉजिटिव रेस का फिक्स नहीं होता। तो लेकिन अभी सब तो डी ही ऑप्शन करेंगे, बट सवाल में कंफ्यूजन है और कुछ नहीं। हमारे सवाल आते हैं, हर साल ही आते हैं कंफ्यूजन वाले सवाल, तो आप ही को समझना पड़ता है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ क्वांटम रेडिएशन ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डैश, मतलब वही प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है ना ये। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी? फ्रीक्वेंसी की होगी ना भाई। ये ऑप्शन पता है आप, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पता है ना, प्लांक्स इक्वेशन है फेमस। इफ वैल्यू ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर इज 2 देन टोटल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल बी 5। पता नहीं आपको, हम कैसे पता लगता है उसकी वैल्यूज? 2l+1 से ना, 2 × 2 + 1, तो ये हमारे पास 5 आ गया। 5 होता है ना, ये डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, तो -2 -1 0 +1 +2, पता है ये सब पढ़ा हुआ है, तो डिटेल में नहीं जा रहा। टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शंस ऑफ एफ ऑर्बिटल इन स्पेस आर 7 होते हैं। ओरिएंटेशंस पूछ रहे हैं, लम्स में आइए, ठीक है। तो मसला सारे समझ में आ गए, इजी है। अभी तक तो मुश्किल एक भी नहीं आ रहा यार, देखते हैं, खत्म ही होने वाला, ज्यादा बचा हुआ ही नहीं, मुश्किल आएगा तो मजा आएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पी ऑर्बिटल हैज डैश। पी ऑर्बिटल कितने लोब्स होता है? 2 लोब्स होते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, 2 लोब्स होते हैं। तीसरा होता है पी ऑर्बिटल, तो एक ये लोब होता है, ये दूसरा लोब होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन फॉर कार्बन 1s2 2s2 2p2। नेक्स्ट है द ई बाय रेशियो ऑफ प्रोटॉन इज डैश देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज टू मास रेशियो प्रोटॉन का 1837 टाइम्स ग्रेटर देन, मास ज्यादा होता है। ई बाय रेशियो ना प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, प्रोटॉन को अगर देखा जाए तो चार्ज टू मास रेशियो तो प्रोटॉन का कम होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में, क्योंकि मास ज्यादा होता है प्रोटॉन का ना, तो कम होता है। ए ऑप्शन नहीं हो सकता, इक्वल टू भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो ग्रेटर देन भी नहीं है, स्मॉलर देन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी अकोमोडेटेड इन अ सब शेल विद अजीमुथल क्वांटम नंबर L = 2।
L इक्वल टू 2 से हमारा कौन सा हो गया, डी हो गया ना, डी में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हमारा है, 10 आता है। Which of the following element will show electronic configuration of outermost shell NS2NP5? NS2NP5 7 ग्रुप का एलिमेंट होगा ये, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सबका ऊपर डेजो कौन दिख रहा है, Cl दिख रहा है, बी ऑप्शन। तो ये समझ में आ गया सारे, तो मसला किसी भी एमसीक्यूज में इजी है। तो देखो मैं शॉर्टकट किस तरह से निकालता हूं एमसीक्यूज में ना, कि विद इन सेकंड हमें पता लगता है आंसर इसका ही है। एग्जैक्ट हिट पॉइंट की तरफ जाए तो सवाल में पूछा जा रहा है उसका आंसर निकालें, बिना पूरे सवाल को बैठ के फिटते ना रहे कि अकोमोडेटेड का मतलब क्या होता है, इन सब शेल का मतलब क्या होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप इतना परेशान नहीं होंगे। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज डैश। ये तो उल्टा ही लिख दिया, अल्लाह के बंदे क्या कर दिया भाई, एटॉमिक नंबर नीचे होता है, मास नंबर ऊपर होता है, अभी तो डिलीटेड हो गया, देखो हटा डिलीट करते हैं तो रिकंडक्ट कर दिया था ना उसको, एटॉमिक नंबर नीचे आ गया, मास नंबर ऊपर चला गया, सॉरी एटॉमिक नंबर ऊपर चला गया, मास नंबर नीचे आ गया, बहुत बड़ा ब्लंडर है ये केमिस्ट्री में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का कितना होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये ऑप्शन है। सवाल गलत है, बाकी जवाब सही। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सबशेल डज नॉट एग्जिस्ट, 6f एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल सही, बाकी सब एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड इज डैश। यार ये जो है ना, पता है आप लोगों को इसका आंसर, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये तो पता नहीं इसमें है कि नहीं है। लिमिटेशन है बोहर एटॉमिक मॉडल की, उसके लिहाज से बोहर एटॉमिक मॉडल की लिमिटेशन थे ना, उसमें हमने पढ़ा था कि स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिट होती है। मिसाल के तौर पे लाइक जैसे कि एक हमारे पास हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लिया, जब हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, उस डिस्चार्ज ट्यूब से हमारे पास जो है वो जैसे कि रेडिएशंस निकली है, जिसको हमने प्रिज्म से पास किया है, तो प्रिज्म से पास करने पर क्या होता है कि उसके अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस हमारी जनरेट हो जाती है ना बेटा, अलग अलग लाइन जनरेट हो जाती है, कि यहाँ लाइन जनरेट हो गई, एक यहाँ जनरेट हो गई, एक यहाँ तीसरी लाइन यहाँ जनरेट हो गई, एक चौथी लाइन यहाँ जनरेट हो गई। तो बोहर कहता था ये लाइन जो जनरेट हो रही है ये बिकॉज ऑफ सब ऑर्बिट्स हो रही है, के एल एम एन। फिर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जीमान, जीमान एक साइंटिस्ट था, जीमान इफेक्ट। तो जीमान इफेक्ट किस चीज पर बेस करता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से इसने काम किया था, जबकि जो स्टार्क था जो है स्टार्क, ये जो है वो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिहाज से काम किया था। दोनों ने एक देखो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन दोनों में होती है, स्टार्क में तो जीमान में, मैग्नेटिक फील्ड में जीमान में होती है। उसने क्या किया, एक बड़ा सा मैग्नेट जो है ना, इस तरह से बड़ा सा मैग्नेट उसने क्या किया कि इधर इसने इधर पे लगा दिया, प्लेस कर दिया। जब मैग्नेट को लगाया तो उसने देखा कि जो सब शेल्स है वो क्या, वो जो शेल्स है वो क्या हो गए, छोटे छोटे और लाइंस में स्प्लिट हो गए थे, याद है। उसने बताया था कि जो छोटे छोटे लाइन में स्प्लिट हो रहे हैं वो एस की वजह से, इसमें एस और पी है, इसमें एस पी डी है, इसमें एस पी डी एफ है। तो ये जीमान इफेक्ट कहलाता है, जिसमें स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं छोटे छोटे और लाइंस के अंदर। इसके बाद जाकर सोमरफील्ड ने सबशेल का कॉन्सेप्ट पेश किया। ठीक है, तो जीमान इफेक्ट हुआ इसका, शायद आप बता भी रहे हो। स्टार्क इफेक्ट में भी यही होता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक नहीं होती। ये लिमिटेशंस में से है, क्योंकि जो बोहर था वो जीमान इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, he could not explain the Zeeman effect, like how the spectral lines are splitted in a magnetic field। ठीक है, बस पढ़ा होगा आपने फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो मसला क्लियर है यहाँ तक। हाँ, तो ये रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, तो लिखा हुआ है रॉन्ग है, तो रॉन्ग का मतलब यही हो गया कि उसके वैसे आंसर करेक्ट क्या होता, 2 into 2l+1 होता है ना इसका, एक सबशेल में लिखा गया, ऑप्शन ही नहीं है चारों में कोई, गलत हो गया सवाल। नेक्स्ट, आउट ऑफ सिलेबस भी आ गया सवाल, ये तो कभी रॉन्ग दे रहे, आउट ऑफ सिलेबस दे रहे, उल्टा पुल्टा टेस्ट है लोगों। तो द न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड, वैसे तो आसान है, आउट ऑफ सिलेबस जेम्स शेड्रिक ने डिस्कवर किया, पर सिलेबस में नहीं है हमारे न्यूट्रॉन। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डैश, ये तो बस बेसिक है, क्या 1.61 - 13 कूलम, सही है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहे, एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स डैश क्वांटम नंबर। फोर क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर है जिसको एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है। क्या होगा, 4 क्वांटम नंबर है जो इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, एक प्रिंसिपल एजिमुथल मैग्नेटिक स्पिन, 4 क्वांटम नंबर जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो मसला आगे बढ़े, तो पूछना है क्या,
मसला तो नहीं है? ठीक है, ओके, सही है। नेक्स्ट है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू डैश। क्या होगा इसका आंसर? सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो देखो एक कितने मीटर, 1 मीटर में हमारे पास जो है वो 10 की पावर -3 क्या होते हैं, 10 की पावर -12 मीटर। हाँ सॉरी, रिवर्स कर दिया मैंने। 10 की पावर -3 मीटर, ये तो हमारा ए क्या होता है, मिलीमीटर होता है। और 10 की पावर -6 मीटर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइक्रोमीटर हो जाएगा। और 10 की पावर -9 मीटर कर देंगे तो नैनोमीटर हो जाएगा। -12 कर देंगे तो पिकोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पिकोमीटर इसके बराबर होता है 10 की पावर -12। तो सारे आपको पता होने चाहिए, फिजिक्स में बहुत काम आता है। नेक्स्ट है द ओनली ग्रुप ऑफ लाइंस occurring in the visible region of the hydrogen spectrum is labeled as the dash। विजिबल रीजन में आपको पता है बार बार सीरीज होती है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट वन, करेक्ट वन सेलेक्ट करें। क्या लिखा हुआ? ओनली इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम गेट शफल्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ऑल द सबएटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन, प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम स्पेयरहेड केमिकल रिएक्शन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम कलेक्टिवली मेक केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल। ये तो सिंपल सा एक मतलब बेसिक केमिस्ट्री का सवाल पूछ लिया। केमिकल रिएक्शन कब होता है? केमिकल रिएक्शन इन चारों में से किस वजह से होता है? देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टेक पार्ट ले रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ट्रांसफर होता है, इस तरह से कोई ना कोई रिएक्शन होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना भाई, क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का केमिकल रिएक्शन में कोई काम नहीं। अच्छा, रिएक्शन हमारे पास, चूंकि उसमें एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा, तो आपको पता है ना भाई। वैसे तो रिएक्शन हमारे पास दो तरह के होते हैं, रिएक्शन दो तरह के। एक हमारे पास कहलाते हैं केमिकल रिएक्शंस, जिसमें क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं और रीअरेंजमेंट होती है एटम्स की, एटम्स के अंदर कोई तब्दीली वाकई नहीं होती है। दूसरा एक रिएक्शन आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शन जब हो रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रोटॉन के अंदर चेंजिंग आ रही होती है, उसमें एलिमेंट पूरा चेंज हो जाता है। जैसे रेडियो एक्टिविटी है, वो एक न्यूक्लियर प्रोसेस है, उसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाता है रेडियो एक्टिव डिके के बाद, अल्फा बीटा गामा कोई भी डिके के बाद, पता नहीं है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में फिर हमारे पास अलग अलग तरह से होते हैं, फ्यूजन भी हो सकता है, फिजन भी हो सकता है। इसके अंदर क्या होता है, मटेरियल चेंज होता है, लेकिन केमिकल रिएक्शंस नहीं होते फ्यूजन और फिजन, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस है, न्यूक्लियस की वजह से होते हैं। बात समझ में आ रही है? केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन हो रहा होता है, सब हो रहा है, शेयर हो रहा होता है। तो मसला ये बेसिक केमिस्ट्री का एक सवाल पूछ लिया उन्होंने, ये इस चैप्टर का सवाल तो नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ एल फॉर 4p ऑर्बिटल इज डैश। 4p के लिए एल की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, सही है। तो मसला लास्ट स्लाइड है, आखिरी स्लाइड, फाइनली बोरियत ही हो रही थी चलो मुश्किल, वो आसान, क्या पता इसमें को मुश्किल आ जाए, मजा आ जाएगा करने में। द एलिमेंट हैविंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस रोटेशन डैश इज व्हाट। ये तो ऐसी हो गया ना, 4 2 6, इसको बहुत तरीके से निकाल लेंगे, कैसे निकाल सकते हैं, 5s2 4d6। इसको देखते हैं थोड़ी देर में, थोड़ा चाहिए मुश्किल सवाल आ गया, थोड़ा उसको यहाँ देखो, उसको देखते हैं एंड में, ठीक है। चूज द अलाउड सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर द फॉलोइंग। तो अलाउड सेट ऑफ क्वांटम नंबर के ये बताइए किसमें अलाउ है, जो करेक्ट है। n = 3, l = 2, m = 0, s = +1। n की वैल्यू 3 होगी तो l की वैल्यू 2 हो सकती है, m की वैल्यू 0 भी हो सकती है l की वैल्यू 2 के लिए, s की वैल्यू +7 भी हो सकती है। ए ऑप्शन ही है हमारे पास अलाउड है, बाकी देख लीजिए। n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 3 कभी भी नहीं हो सकती, वो n - 1 होती है। थर्ड सेल में f ऑर्बिटल कहां से आ गया, सबसे सही है। n की वैल्यू 4 है, बिल्कुल सही है। l की वैल्यू 3 हो सकती है, लेकिन m की वैल्यू 4 कभी नहीं जाती है, m की मैक्सिमम वैल्यू 3 तक जाती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है क्या नहीं, f के लिए भी 3 तक ही जा रही होती है ना, कट गया। n की वैल्यू 4 हो सकती है, l की वैल्यू 2 भी हो सकती है, लेकिन m की वैल्यू 4 कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आ गया ये ऑप्शन। अब आता है ऊपर वाला, एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ये है, तो आप बताइए कैसे उसको किया जा सकता है। बहुत सारे तरीके इसको करने के, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कर लें क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कर लेते हैं।
ठीक है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d6। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, पूरी करेक्ट फॉर्म्स आ गए थे। अब इसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि सारे को प्लस कर दो, एटॉमिक नंबर सारे इलेक्ट्रॉन्स को प्लस कर दो, या एटॉमिक नंबर पता लग जाएगा। और भी तरीके मल्टीपल बहुत तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मेरे जहन में क्लिक कर रहा था, मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, आप बोल सकते हो चलो मैं किसी और तरह से कर सकते हैं सवाल। तो 6 2 8, ठीक है, 8 + 6 हमारे पास हो गया 14, 14 + 10 हमारे पास हो गया 24, 24 + 2 26, 26 + 4 ये कितना हो गया, 26 + 4 32, 32 + 2 पता नहीं दोबारा करते, अरे पता नहीं दोबारा करना। 44 तक नहीं गए अभी हम लोग यहाँ, बस यहाँ मतलब ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन तो कंप्लीट हो गई ना हमारी। अब दोबारा गिनते हैं, चलो दोबारा। 4 6 + 2 8, 8 + 6 14, 14 + 10 24, 24 + 2 26, 26 + 6 है। ओके, कितना हो गया, 32 ही हो रहा है ना, तो मैं कर तो सही रहा था। 32 32 + 2 34, 34 + 6 40, 40 + 2 42, 42 + 2 44, ये RU हो गया रोदेनियम। ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं, मैं बता रहा हूँ ये बेसिक तरीका है, प्लस करते हुए कर लो सब। ठीक है, बता पे और टेबल बना के भी कर सकते हैं, ये भी तरीका है। चलिए बात समझ आ गई सारी।